Hello everyone, welcome to my study channel मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2022-23 एंड कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम सी टेट सेशन के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के प्रकार को देखने वाले हैं। तो लास्ट सी टेट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप इन प्रश्नों के अगर रिवीजन करके जाते हो तो आपको वेरी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन प्रश्नों से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे हम प्रश्नों के प्रकार को देखेंगे। तो प्रश्नों के प्रकार में हम 4 प्रकार के प्रश्न देखेंगे: अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन और तथ्यात्मक। अभिसारी के अंतर्गत बद्ध अंत वाले प्रश्न आएंगे। अभिसारी जो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको बद्ध अंत वाले, जिसके केवल निश्चित उत्तर होते हैं और इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं होती है। तो उसके कोई भी मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले सकते हो। अब बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं कि उसकी कुछ मतलब अधिक सीमा तक की व्याख्या नहीं होती है, कुछ निश्चित उत्तर होते हैं। और अपसारी के अंतर्गत मुक्त अंत वाले प्रश्न आपको सीटेट एग्ज़ाम में अपसारी करके भी पूछ सकता है, मुक्त अंत वाले भी प्रश्न करके पूछ सकता है। बद्ध अंत वाले भी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, या फिर अभिसारी करके मतलब पूछ सकता है। तो अपसारी के अंतर्गत मुक्त अंत वाले प्रश्न जिसकी कोई व्याख्या की कोई सीमा नहीं होती है, तो एक तरह से आप कर सकते हो कि वर्णन करना। तो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं कि कोई भी अगर आप बच्चे को प्ले सी दिखाने ले गए और विजिट कराने, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती कि उसको कितना समझ में आया, कितना वर्णन किया, कितना बता सकता है। तो वही मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत तुलना वाले प्रश्न होते हैं। कोई भी आप अगर दो वस्तु को ले लीजिए और उन दोनों वस्तु में तुलना करिए, तो उस मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तथ्यात्मक प्रश्न। तो तथ्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत निश्चित तथ्य वाले प्रश्न होते हैं, जिसकी एक निश्चित आंसर होती है, तो तथ्यात्मक के अंतर्गत आएगी। इसके आगे फ्रेंड्स हम बस कीवर्ड को बताते जा रहे हैं। लास्ट टाइम आप सीटेट एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के रिवीजन करके आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। प्रश्न पत्र निर्माण के चरण। तो इस पार्ट से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। प्रश्न पत्र निर्माण के चरण। तो आपको तो प्रश्न पत्र निर्माण के चरण में क्वेश्चन आपको सीटेट में इन प्रश्नों के किस तरह से मतलब क्रम को लगाने के लिए पूछता है कि इसका सही क्रम लगाइए। तो फर्स्ट में आप रखेंगे रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना। आपको सीटेट एग्ज़ाम में एक सही क्रम में नहीं देता है, तो आपको एक सही क्रम में लगाने के लिए होता है। तो रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना। फिर सेकंड होगा ब्लूप्रिंट तैयार करना। रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर थर्ड में प्रश्न लिखना, फोर्थ प्रश्न का संपादन करना, और लास्ट में अंक लिखना। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण के चरण होते हैं। रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्न का संपादन करना और अंक लिखना। तो इसके सही क्रम इस तरह से होते हैं, तो आपको रिवीजन करके ही जाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो से ज़रूर बनेगा। तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चे का प्रवेश स्कूल में होना चाहिए और एक पेज पर नोट होना चाहिए कि उसके बारे में मतलब कितनी जानकारी आपको है बच्चे के बारे में। एक पेज पर नोट होना चाहिए। बच्चे के सभी दैनिक गतिविधियों को नोट किया गया हो। जब आवश्यकता पड़ी तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। शिक्षक उसको खोला और अध्ययन करके बच्चे के बारे में
व्याख्या किया। तो ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आपको इन सब बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। बालक के व्यवहार का एक क्रमिक विवरण ही पोर्टफोलियो कहलाता है। तो बालक के अंदर मतलब कौन-कौन सी बिहेवियर मतलब किस तरह से है, तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसका एक पेज में नोट किया गया हो, उसकी जो दैनिक गतिविधियाँ हो, वो सभी जानकारी एक पेज पे रखी गई हो और कभी भी ज़रूरत पड़े बच्चे के बारे में जानने की, तो शिक्षक उसको खोले और तुरंत उसको व्याख्या कर दे। और पोर्टफोलियो का निर्माण, तो पोर्टफोलियो का निर्माण बालक, शिक्षक एवं अभिभावक तीनों करते हैं, एक से नहीं होता है। कुछ जानकारियाँ उसके गार्जियंस को होते हैं, पेरेंट्स को, और कुछ शिक्षक को, और कुछ बालक को भी होते हैं। तो इस तरह से पोर्टफोलियो का निर्माण बालक, शिक्षक एवं अभिभावक तीनों मिलकर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो इन टॉपिक से भी आपको सीटेट में क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, आपको सभी तरह से प्रिपेयर रहना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम किसी भी क्वेश्चन से चूक न जाएं। तो इसलिए अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, तो इसको देखेंगे आप। विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता के अंतर्गत प्रत्येक परिस्थिति में विश्वास हुआ कि दुकानदार सभी ग्राहक के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो ये दुकानदार है वो सभी ग्राहक के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर कहीं भी रखे, लेकिन एग्ज़ाम मतलब एक ही तरह से होता है, एक ही डिसिप्लिन से होता है, एक ही जो इसका क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, तो विश्वसनीयता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, वैधता। तो वैधता के अंतर्गत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है वह उसके उद्देश्य की पूर्ति करे तो वो वैध आएगा। वैधता के अंतर्गत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया हो तो वह उसके उद्देश्य की पूर्ति करता हो तो वो वैध है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता। उस वस्तु से क्वेश्चन करे जो उस परीक्षण के लिए बनाया गया है। कभी कभी ये होता है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं, तो वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत वो अच्छे परीक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो भी सिलेबस बना है उस वस्तु से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन करे तो वह वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आएगा। 4th नंबर में है व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता के अंतर्गत आप देख सकते हो पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा और तो परीक्षा व्यवहारिक होगा। एक अच्छे परीक्षा की पहचान यही है कि जो बच्चे के अंदर जो पूर्व ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो वो व्यवहारिक के अंतर्गत आएगा। एक नोट पॉइंट है कि आत्मनिष्ठता। तो आत्मनिष्ठता के अंतर्गत आप समझेंगे कि परीक्षक का जो मन करेगा उसके बारे में शिक्षार्थी से प्रश्न पूछेगा, तो ये परीक्षा में नहीं होना चाहिए। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आत्मनिष्ठता क्या लागू होनी चाहिए। परीक्षक का जो मन करेगा उसके बारे में शिक्षार्थी से प्रश्न पूछेगा, तो ये नहीं होनी चाहिए, आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम कुछ बताने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण के 5E के बारे में। तो पर्यावरण शिक्षण के 5E के बारे में ये भी एक तरह से आपको एग्ज़ाम में सही क्रम लगाने के लिए आता है। तो इसको भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पूर्व ज्ञान से जोड़िए बच्चों को समस्यात्मक वातावरण में समाधान के अंतर्गत ये आता है 5E। तो इसका 5E देखेंगे कि एनगेज के अंतर्गत फ्रेंड्स अपने पास पड़ोस में शामिल व्यस्त अपने आप को करेगा। बच्चा एनगेज के अंतर्गत अपने आप को पास पड़ोस में जो शामिल एनवायरनमेंट है
उसमें अपने आप को व्यस्त करेगा, उसको पहचानेगा, समझेगा, उसकी जो जानकारियाँ हैं, नॉलेज है, उसको कलेक्ट करेगा, तो वो एंगेज के अंतर्गत आएगा। और सेकंड 5 के अंतर्गत सेकंड एक्सप्लोरर, तो वहाँ एनवायरनमेंट में उसको क्या समझ में आ रही है, वो अपने तरह से वो खोज करेगा उसमें। क्या होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता, क्या अगर एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह से उसके अंदर ये खोज प्रवृत्ति होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोरर। थर्ड एक्सप्लेन, और उसको जब समझ लेगा तो वो टीचर्स के सामने पूछने पर या फिर ये अपने पेरेंट्स से, तो वो अब एक्सप्लेन करना चाहेगा, तो उसके अंदर एक्सप्लेन प्रवृत्ति। नेक्स्ट एलाबोरेट के अंतर्गत नए विचार के निर्माण के बाद बच्चा परिष्कृत वर्णन किया, तो एलाबोरेट के अंतर्गत एक तरह से आप देख सकते हो कि उसके जो बिहेवियर में उसमें चेंजिंग आती है, तो उसके बिहेवियर में परिमार्जित होती है। जो जैसे कि अगर वो किसी एनवायरनमेंट में कोई चीज़ समझ लिया, तो उसके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि एनवायरनमेंट में ऐसा हाँ होना चाहिए, तो परिष्कृत वर्णन करेगा, मतलब अपने आप को चेंज करके उसका जो एक्सप्लेन है उस तरह से करेगा। नेक्स्ट लास्ट इवैल्यूएशन मतलब पूरी तरह से बच्चा समझ जाएगा तो व्यवहारात्मक रूप से उसका वर्णन करेगा, कि क्या क्या हमको उसके अंतर्गत हमको उसकी क्या वैल्यू समझ में आई, इस तरह से हमको अपने एनवायरनमेंट में क्या वैल्यू है और क्या मतलब उसका उपयोग किस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि पर्यावरण शिक्षण के 5E, तो इसका भी कभी कभी सीट एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए आता है, या फिर अलग अलग टॉपिक से भी आ सकता है, तो इसको अब बहुत ध्यान से देखेंगे और नोट्स भी इसका अपने नोट्स में भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षण नीति, तो पर्यावरण शिक्षण की नीति क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए, कि बच्चे पे आधारित होनी चाहिए, जो उसका सिलेबस है, उसका जो विषय वस्तु बनाया गया है वो बालक पे निर्भर होनी चाहिए कि उसका लेवल क्या है, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। सेकंड, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक से जोड़ने वाला होना चाहिए, जो जिस समाज में बच्चा रह रहा है उसी के अंतर्गत उसका विषय वस्तु होना चाहिए। थर्ड, शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। अब तो आप भी इतना समझ सकते हो कि बच्चे के जो लेवल है, उसका जो जितना ही उसके मस्तिष्क का जितना ही डेवलप हुआ है उसी स्तर से बनाया गया हो, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का बना दिए, सिलेबस को रख दें और बच्चा उसको समझ ही ना पाए। नेक्स्ट, प्रश्न पूछने व खोजने का मौका देने वाला होना चाहिए पर्यावरण शिक्षण की नीति के अंतर्गत, कि बच्चा प्रश्न को पूछे और उसके अंतर्गत खोजे, कि अपने आप को खोजने की प्रवृत्ति को विकसित करे। नेक्स्ट, रटकर सीखने को हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, कि रटकर अगर वो कुछ सीख लेता है तो आगे नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो वो डरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट, परिभाषाओं, कठिन शब्दावलियों या अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बच्चे में आप देख सकते हो कि क्लास 1 to 5 के लिए हो, 1 to 5 के बच्चों को आप देख ही सकते हो कि कठिन शब्द बहुत ही, अगर आपको कहीं भी मिल जाए टॉपिक में परिभाषा, कठिन शब्दावलियाँ, तो एकदम ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि परिभाषा के जो वर्ड आ रहे हैं तो वो सीटेट में एकदम रॉन्ग आंसर। कठिन शब्दावलियाँ या अमूर्त अवधारणा का मतलब कि उसके सामने जो मूर्त चीज़ें अगर रखेंगे आप तो बच्चा समझेगा। अगर वर्णन करेंगे किसी भी चीज़ का, एक कोई भी टॉपिक ले लीजिए, लाल किला को ही, अगर बच्चा लाल किला को देखा ही नहीं है तो क्या समझेगा। इसलिए आप उसके अंतर्गत अमूर्त चीज़ों को मत रखिए, जो भी है उसको फिगर दिखा के, चित्र दिखा के समझाएंगे तो वो उतना ही समझेगा और रुचिपूर्वक समझेगा। तो इसलिए पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत इस तरह से होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।